हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ बैंक्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ बैंक को समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि बैंक किसे कहते हैं, राइट। अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक क्या होती है? बैंक एक इंस्टीट्यूशन होती है जो बेसिकली मनी में डील करती है, मतलब एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है बैंक, राइट। जो ये टर्म बैंक का है ना, वो कहाँ से आया? एक फ्रेंच वर्ड से आया है बैंक को, जिसका मतलब होता है बेंच या एक ऐसी टेबल जहाँ पे हम मनी को एक्सचेंज करते हैं। क्लियरली। बैंक क्या हो गया? बैंक एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गई जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। ये इन शॉर्ट हम बहुत बात कर रहे हैं। बैंक क्या हो गई? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गई जो अपने कस्टमर्स को क्या प्रोवाइड करती है? बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो क्वेश्चन उठता है कि ये बैंकिंग सर्विसेज कहते किसे हैं? ये बैंकिंग क्या है ना। तो देखिए, हम बैंकिंग टर्म्स को समझते हैं। जब हम बैंकिंग टर्म्स को समझने जाते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमें समझ लेनी चाहिए, जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 5 क्लॉज बी में एक्सप्लेन की गई, जहाँ पे बताया गया कि बैंकिंग का मतलब क्या होता है, राइट। तो उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है? ये इस एक्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग का मतलब है एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, राइट। तो पहले इसको ऐसा समझिए, बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग, ठीक है। एक्सेप्टिंग क्या? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक। तो बैंकिंग का मतलब क्या हो गया? पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना फॉर द पर्पज ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। किस पर्पज के लिए पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं? कि हम उधार दे सकें, इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो बैंकिंग का क्या मतलब हुआ? आप यहाँ पे समझ रहे हैं? ये डेफिनेशन जिस तरह से लिखी गई वो उसी की लैंग्वेज है, बस आप इसको पढ़ने का तरीका मैं आपको समझा रही हूँ कि आपको इसको ऐसे रीड करेंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि डेफिनेशन में कहा क्या गया। तो उन्होंने कहा कि बैंकिंग का मतलब होता है कि पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, इन फॉर्म ऑफ मनी डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, और इस पर्पज से एक्सेप्ट करना कि आप उसे उधार दे सकें, आप उससे इन्वेस्टमेंट कर सकें। साथ ही में क्या कहा गया कि वो जो पैसा आपने एक्सेप्ट किया है ना, वो रिपेबल हो ऑन डिमांड। जब भी वो मांगे या जिस भी तरीके से जब वो मांगे तो वो पैसा उन्हें वापस कर दिया जाए। अगर वो विड्रॉ करना चाहें तो चाहे वो चेक से विड्रॉ करना चाहें, चाहे वो ड्राफ्ट से विड्रॉ करना चाहें, या किसी और मीडियम से, क्योंकि यहाँ अदरवाइज लिख दिया गया, इसीलिए आज के टाइम में जो आपका डिजिटल बैंकिंग है वो पॉसिबल हो पाया कि हम यूपीआई से भी विड्रॉ कर सकते हैं, या और भी किसी भी तरीके से हम आईएमपीएस वगैरह करके हम विड्रॉ कर पाते हैं। तो इसीलिए अदरवाइज लिख दिया गया। अदरवाइज टर्म का बहुत मीन हो गया। क्लियर है? तो उन्होंने कहा कि पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना उधार देने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज से, और उन्हें वो पैसे वापस कर देना जब भी वो मांगे, चाहे वो विड्रॉ करना चाहे चेक के थ्रू, ड्राफ्ट के थ्रू, या किसी भी और तरीके से अपने पैसे को जब वो मांगे तो उन्हें वो वापस करना ही बैंकिंग कहलाता है। तो देखा जाए तो बैंक की जो मेन फंक्शन है वो उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और मनी को लेंड करना या उधार देना। क्लियर है? तो ये दो मेन सबसे प्राइमरी वर्क होते हैं किसी भी बैंक के। तो वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की गई। बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गई जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे बैंकिंग और बैंक का मतलब हमने समझा दिया डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ बैंक, राइट। टाइप्स ऑफ बैंक की बात करते हैं तो देखिए, टाइप्स ऑफ बैंक में जो सबसे इंपॉर्टेंट बैंक होती है, जिसे हम सेंट्रल बैंक कहते हैं, वो हमारी कौन है? आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये हमारी एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो सभी बैंकों को ध्यान में रखती है, ठीक। तो अब उनके अकॉर्डिंग उन्होंने किस तरह से बैंक्स को डिवाइड किया है? तो उन्होंने 4 पार्ट्स में बैंक को डिवाइड किया है। एक हमारी कमर्शियल बैंक हो गई, कोऑपरेटिव बैंक हो गई, डेवलपमेंट या स्पेशलाइज्ड बैंक हो गई, और हमारी मिसलेनियस बैंक या डिफरेंशिएटेड बैंक हो गई। ये जो डिफरेंशिएटेड बैंक है ना, बेसिकली ये एक नया टर्म आया है जो बाद में आरबीआई ने लॉन्च किया, ठीक है। वो भी हम उसके आगे समझाएंगे। 2013 से ये टर्म आया डिफरेंशिएटेड बैंकिंग का, और उसके अंदर कुछ बैंक्स स्टैब्लिश की गई, ठीक है। तो वो हम अभी आगे समझ लेंगे। मेनली क्या होगी? हमारी कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, डेवलपमेंट या स्पेशलाइज्ड बैंक, और हमारी डिफरेंशिएटेड बैंक, या फिर हम इसे मिसलेनियस बैंक कह दे रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कमर्शियल बैंक किस तरह से, क्योंकि ये सबसे कमर्शियल बैंक सबसे इंपॉर्टेंट बैंक है। और हम जो भी बैंकिंग समझते हैं, जितने भी बैंक्स को हम देखते हैं, सभी बैंक्स जो मेजर पार्ट रोल प्ले करती हैं हमारी इकोनॉमी में, वो कौन है? हमारी कमर्शियल बैंक्स ही हैं। तो कमर्शियल बैंक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक बोला गया कि ये शेड्यूल्ड बैंक होती हैं या फिर नॉन शेड्यूल्ड बैंक होती है, मतलब शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स या नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। क्लियर है? अब अगर हम बात करते हैं शेड्यूल्ड बैंक की, तो शेड्यूल्ड बैंक का क्या मतलब हुआ? तो शेड्यूल्ड बैंक 4 तरीके से हो सकती है, मतलब हमारी पब्लिक बैंक भी जो है वो एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हो गई। प्राइवेट सेक्टर की जो बैंक्स होती हैं वो भी हमारी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कहलाती हैं। जो रीजनल रूरल बैंक हमारी होती है आरआरबी, वो भी हमारी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक होती है। और जो हमारी फॉरेन बैंक्स हैं वो भी क्या हैं? वो भी एक शेड्यूल्ड कमर्शियल
बैंक्स हो गई। क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब शेड्यूल्ड बैंक को हम इस तरह से कहें कि इंडियन बैंक और फॉरेन बैंक। तो इंडियन बैंक में हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स आ गई, प्राइवेट सेक्टर बैंक आ गई, रीजनल रूरल बैंक आ गई, और फॉरेन बैंक तो हमारी बैंक है ही है। ठीक, तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ही हम नेशनलाइज्ड बैंक भी कहते हैं, जिसमें एसबीआई और अदर बैंक्स जो आती हैं हमारी पीएनबी वगैरह वो सब आ जाती हैं। ठीक, फिर हमारी जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक होती है, बेसिकली उसमें हमारी जो लोकल एरियाज बैंक होती हैं, इस तरह की बैंक को हम नॉन शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या होती हैं, वो भी हम डिटेल में भी आगे समझेंगे। क्लियर हो गया? तो ये हमारी क्या हो गई, कमर्शियल बैंक्स हो गई। अगर हम बात करें डेवलपमेंट बैंक्स की या स्पेशलाइज्ड बैंक की, तो बेसिकली 3 तरीके से आप समझिए स्पेशलाइज्ड बैंक जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाई गई हो। इन्हें हम ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं। बेसिकली ये बैंक होती है किसी स्पेशल पर्पस के लिए फ्रेम की जाती हैं। जैसे इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट के लिए जो बैंक्स बनाई गई हैं वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक कही गई। जो एग्रीकल्चर पर्पस को ध्यान में रखते हुए बनाई गई, जैसे नाबार्ड वगैरह में अपेक्स इंस्टीट्यूशन है, एग्रीकल्चरल बैंक हो गई। एक्सचेंज बैंक हमारी आती है, एग्जिम बैंक हो गई, फॉरेन ट्रेड पर्पज से बनाई गई है। तो कोई स्पेसिफिक पर्पज से जो बैंक फ्रेम की गई हैं वो हमारी डेवलपमेंट बैंक या स्पेशलाइज्ड बैंक की तरफ आ जाती हैं। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं किसकी, मिसलेनियस या डिफरेंशिएटेड बैंक की। तो इसमें हमारी आती है पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक आती है। क्लियर है? तो ये दोनों बैंक भी अभी बहुत ज़्यादा हैं, मतलब आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा सुनेंगे। जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, जियो पेमेंट बैंक हो गया, पोस्टल पेमेंट बैंक हो गया जो आईपीबी हमारी है ना, या उत्कर्ष बैंक आपने सुना होगा। ये सब स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो इस तरह की बैंक्स भी अभी आपके सामने बहुत आती हैं। तो ये सारी हमारी डिफरेंशिएटेड बैंक्स की कैटेगरी में आ जाती है। तो यही हमारे पूरे टाइप्स ऑफ बैंक हैं। अलग अलग तरीके से अब इनको सब समझना है, इनके कॉन्सेप्ट को समझना, पर ओवरऑल अगर देखा जाए, सब तरफ से समराइज करके देखा जाए, तो बस ऐसे ही हमारी बैंक्स फ्रेम होती हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, अपनी अपेक्स बॉडी मतलब आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो बेसिकली देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है, वो हमारे इंडिया की, हमारी कंट्री की सेंट्रल बैंक है ना, सबसे मुख्य बैंक जिसे हम कहते हैं वो है। ये एक अपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है इंडिया की, है ना, जैसे केंद्र बिंदु आप इसे कहिए कि सारी बैंकों का जो केंद्र बिंदु है, जो सब कुछ संभालेगा, वो कौन है, हमारी आरबीआई है। ये कभी भी पब्लिक से डायरेक्टली डील नहीं करती है। आरबीआई कभी भी से पब्लिक से पैसे नहीं लेने वाली, पब्लिक को लोन नहीं देने वाली है, मतलब पब्लिक से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। आरबीआई कनेक्ट किसके थ्रू होती है, पब्लिक से, अदर बैंकों के थ्रू कनेक्ट होती है। इज इट क्लियर? सो आरबीआई स्टैब्लिश कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, और आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग हुई थी। आरबीआई एक्ट 1934 है, जो कि जिसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था, 1949 में। ये तीनों टर्म्स में बता दे रही हूँ क्योंकि एमसीक्यू की अगर बात करें तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, एक्ट कब फ्रेम हुआ आरबीआई का, या आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक, इसके अलावा अगर मैं आरबीआई के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बात कहूँ तो ये बैंकों की बैंक कही जाती है, क्योंकि ये सभी बैंक्स को क्या करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, और फाइनेंशियली नहीं, हर तरीके से असिस्ट करती है, मैनेज करती है, और कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी ये रेगुलेट करती है, मैनेज करती है। सो बैंकों को रेगुलेट करने का जो काम है, उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम जो है वो किसका है, आरबीआई का, इसीलिए इसे बैंकों की बैंक कहा जाता है। ठीक, तो ये हमारी आरबीआई हो गई। अब दूसरी जो हमारी आ गई, ये तो अपेक्स इंस्टीट्यूशन हो गई। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट आती थी कमर्शियल बैंक्स। तो हम उसको समझते हैं। देखिए कमर्शियल बैंक्स क्या हो गया, नाम क्या कह रहा है, कमर्शियल, है ना, बिजनेस पर्पस, है ना। तो ये जो ऑपरेट होती हैं वो बेसिकली बिजनेस पर्पस से ऑपरेट हुई हैं, तो कमर्शियल बेसिस से ही ऑपरेट होती हैं, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना। तो ये जो कमर्शियल बैंक से स्टैबल की गई थी, इनकी इस ऑब्जेक्टिव से स्टैबल की गई थी कि भाई इनकी ये प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक, तो ये क्या करती हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, वो इंडिविजुअल्स हो, बिजनेस हो, किसी को भी, है ना, जिनको भी अपना बिजनेस करना है, आगे बढ़ना है, हर एक को कमर्शियल बैंक्स आपको क्या करती हैं, लोन या फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। वो उनके डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं, उनको लोन प्रोवाइड करती हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हैं, इंश्योरेंस वगैरह का देखती हैं, वो सब चीज़ें करती हैं। ठीक, ये जो कमर्शियल बैंक्स है वो भी किसके थ्रू गवर्न होती है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग ही गवर्न होती है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? अब आपको पता है कमर्शियल बैंक्स हमारी कैसे होती हैं, या तो शेड्यूल्ड होती हैं या नॉन शेड्यूल्ड होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, शेड्यूल्ड बैंक की बात करते हैं। देखिए शेड्यूल्ड बैंक क्या होती है। अब शेड्यूल्ड बैंक हो गया, है ना, या आप इस शेड्यूल्ड बैंक के अंदर ही सारे आते हैं, नेशनलाइज बैंक या प्राइवेट बैंक या फॉरेन बैंक, तो सब इन लोगों को सबको सब अलग अलग टाइप करके दिखा देता, पर बेसिकली ये सारे शेड्यूल्ड बैंक के अंदर ही आते हैं। शेड्यूल्ड बैंक है क्या चीज़, तो शेड्यूल्ड, देखिए शेड्यूल्ड नाम है, मतलब शेड्यूल में कुछ चीज़ें मेंशन है। तो आरबीआई एक्ट के सेकेंड शेड्यूल में जो बैंक्स मेंशन हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कहते हैं। तो वो कमर्शियल बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग है, उन्हीं के हिसाब से, उन्हीं में, उसी में इंक्लूडेड है, उन्हीं को हम शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। अब इस सेकेंड शेड्यूल में होने का क्या मतलब हुआ, तो इस सेकेंड शेड्यूल में होने का मतलब हुआ कि वो जो आपके सेक्शन मतलब आर्टिकल 42
सबसेक्शन 6 क्लॉज ए के अंदर जो कंडीशंस मेंशन है वो उसको सेटिस्फाई करती हैं, ठीक है। तभी हम कह रहे हैं कि सेकंड शेड्यूल में आने के लिए उनको कुछ कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है, और वो कंडीशन इसी सेक्शन के इसी आर्टिकल के अंदर मेंशन है। तो जब वो इस आर्टिकल के अंदर मेंशन कंडीशंस को फुलफिल कर लेती हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि ये शेड्यूल्ड बैंक है, ये सेकंड शेड्यूल में आ गए। जैसे एक कंडीशन की अगर हम बात करें तो कंडीशन होती है कि इस तरह की जो बैंक्स होंगी, मतलब उन्हीं बैंकों को हम शेड्यूल्ड बैंक कहेंगे या इस कैटेगरी में लेंगे जिन बैंकों की पेड अप कैपिटल और रिजर्व 5 लाख से कम नहीं होगी, 5 लाख से अबव ही होनी चाहिए, ठीक है। पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स उनकी 5 लाख से अबव होनी चाहिए, तब वो क्या कहलाती हैं, उस सेकंड शेड्यूल के अंदर आएंगी। मतलब कंडीशंस मेंशन, तो जो कंडीशंस फुलफिल करेगा वो सेकंड शेड्यूल के अंदर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब इस तरह के बैंक्स को फ़ायदे क्या होते हैं, तो देखिए ये जो बैंक होती हैं वो आरबीआई से प्रॉपर असिस्टेंस लेंगी, सभी बैंक्स लेंगी, पर इनको बहुत अच्छे से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आरबीआई से लोन मिल जाता है, ठीक है। जो बैंक रेट आप देखते हैं तो वो सब चीज़ें इन्हें बहुत अच्छे से कम रेट पे अवेलेबल हो जाता है। इसके अलावा इन्हें आरबीआई के साथ अपना सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है, कैश रिजर्व रेशियो, जो भी कैश वो रिजर्व करती हैं वो आरबीआई के पास उन्हें भेजना पड़ता है, एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है, जो भी आरबीआई के ये रेट्स एप्लीकेबल होते हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। जो शेड्यूल्ड बैंक होती हैं हमारे यहाँ पे वो कौन कौन सी हो जाती हैं, पब्लिक बैंक, पब्लिक सेक्टर की जो बैंक है वो शेड्यूल्ड बैंक ही हैं, प्राइवेट सेक्टर्स की जो बैंक है वो भी शेड्यूल्ड बैंक ही हैं, फॉरेन बैंक्स जो हैं वो भी शेड्यूल्ड बैंक ही हैं, रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं वो भी शेड्यूल्ड बैंक ही हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स और कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक कहाँ पे आती थी, डिफरेंशिएटेड बैंक्स के अंदर आती हैं। तो ये कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक और कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स ऐसी होती हैं जो शेड्यूल्ड बैंक हो सकती हैं अगर उन्होंने शेड्यूल्ड बैंक का जो क्राइटेरिया है ना, जो सेकंड शेड्यूल में मेंशन है उस चीज़ को फुलफिल कर लेती हैं देन, ठीक है। कोई कंपल्शन नहीं है कि कोऑपरेटिव बैंक शेड्यूल्ड बैंक ही होती हैं, नो, राइट। लेकिन जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक शेड्यूल्ड बैंक होती ही हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक शेड्यूल्ड बैंक होती ही हैं, पर कोऑपरेटिव बैंक के केस में क्या है कि ये हो सकती हैं अगर उन्होंने उनकी कंडीशन मीट आउट कर ली हो तो, अदरवाइज कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेटिव ही बैंक है। इज इट क्लियर? यहाँ तो बस क्योंकि वो कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं होती, इसीलिए हमने इनको कोऑपरेटिव बैंक को कमर्शियल बैंक्स के अंदर मेंशन नहीं किया, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स जो होती हैं वो कमर्शियल पर्पस, प्रॉफिट मोटिव पर्पस के लिए होती ही नहीं है, याद रखिएगा ये चीज़, क्लियर है। तो ये होगी हमारी शेड्यूल्ड बैंक की बात। अब शेड्यूल्ड बैंक में ही पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन, आरआरबी हमें पढ़ना है, लेकिन उसके पहले हम समझ लेते हैं कि नॉन शेड्यूल्ड क्या होता है, क्योंकि कमर्शियल बैंक शेड्यूल होती है, नॉन शेड्यूल्ड होती है, तो नॉन शेड्यूल्ड बैंक किसे कहते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए नॉन शेड्यूल्ड बैंक की जब हम बात करते हैं तो ये वो बैंक्स होती हैं जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकेंड शेड्यूल्ड में जो बातें हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं होती, मतलब उनकी कंडीशन को मीट आउट नहीं करती हैं, जो सेकेंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं होती, उसमें इंक्लूड नहीं होती हैं, उन्हीं को हम नॉन शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। तो इन शॉर्ट समझिए कि इस तरह के बैंक्स को क्या करना होता है, इस तरह के बैंक्स को भी सीआरआर वगैरह मेंटेन करना होता है, लेकिन ये आरबीआई के पास नहीं रखती हैं, वो अपने ही पास सीआरआर, जैसे उनको 4% का मेंटेन करना है तो वो 4% का सीआरआर का अमाउंट वो अपने ही बैंक में रखेंगे, अपने साथ ही मेंटेन करके रखेंगी, ना कि आरबीआई को भेजेंगी, ठीक है। इनकी जो कैपिटल की बात अगर करें तो इनकी रिजर्व कैपिटल तो 5 लाख से कम भी वो रिजर्व कैपिटल भी मेंटेन करके रख सकती हैं, ठीक है। अब ये जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक होती है ना, इनको कुछ बैंकिंग एक्टिविटीज़ के लिए रेस्ट्रिक्शंस होती है, वो उनके पास लिमिटेड बैंकिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, वो कभी भी फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं कर सकती, फॉरेक्स ट्रेड नहीं कर सकती, इस तरह की चीज़ों में उनको रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है। जो अब बात करें कि नॉन शेड्यूल्ड बैंक होती कौन सी हैं, तो जो लोकल एरिया बैंक होती हैं या स्मॉल कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं बेसिकली वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। लोकल एरिया बैंक्स तो नॉन शेड्यूल्ड बैंक की ही होती हैं। तो अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो जैसे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक हो गई, कोस्टल लोकल एरिया बैंक हो गई, कृष्ण भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक लिमिटेड हो गई, ये सारी वो बैंक्स हैं जो कि क्या हो गई, नॉन शेड्यूल्ड बैंक हो गई। बेसिकली लोकल एरिया बैंक ना प्रॉफिट मोटिव के लिए स्टैबल की जाती है और 1996 में इसका कॉन्सेप्ट हुआ था, इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी लोकल एरिया बैंक। तो लोकल एरिया बैंक्स जो हैं वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में आ जाती हैं। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब हम वापस आते हैं कि कमर्शियल बैंक में शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड होते हैं, दोनों क्या चीज़ होती है वो हम समझ लिए। अब शेड्यूल्ड में कई तरह के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, आरआरबी और फॉरेन। अब हम उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शेड्यूल्ड बैंक में पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में। पब्लिक बैंक कौन सी होती हैं? देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स या नेशनलाइज्ड बैंक जिनको हम कहते हैं, बेसिकली ये वो बैंक्स होती हैं जिनमें मोर देन 50% की ओनरशिप किसकी होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की ओनरशिप होती है तो लोगों का विश्वास इन बैंक्स में ज़्यादा होता है कि पब्लिक सेक्टर के बैंक्स जो हैं बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं, इसलिए इनके पास डिपॉजिटर्स ज़्यादा होते हैं, है ना। लोग अपने पैसे को किसको देंगे, गवर्नमेंट को देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको पता है गवर्नमेंट कहाँ भाग के जाएगी, तो उनको उनके पैसे सेफ दिखते हैं। पहले के टाइम पे ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आप सुनते होंगे जहाँ पर पता चलता है कि मतलब बैंक ही बैंकरप्ट हो गई है या बैंक भाग गई है, अब वो अपने डिपॉजिट के पैसे वापस नहीं कर रही है। इस तरह से बहुत पहले के आप दादा वगैरह से अपने सुनेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि इस तरह की चीज़ें पहले होती थी। तो लोग सोचते थे कि हम सरकारी बैंक में ही पैसा लगाएंगे कि सरकार कहीं भाग के नहीं जाएगी, वो पैसा मेरा रिटर्न होगा। इसी वजह से जो ये पब्लिक सेक्टर के बैंक्स होते हैं इनका कस्टमर बेस कंपेरेटिवली अदर बैंक के कंपैरिजन में अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है ना। जैसे SBI वगैरह का देख लीजिए, PNB वगैरह का देखिए, बहुत ह्यूज कस्टमर बेस है, मतलब बहुत ज़्यादा उनके पास कस्टमर हैं, राइट। जो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स होते हैं इनके जो स्टॉक्स होते हैं, इनके जो शेयर्स होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी की न्यूज़ है मैं उसके बारे में बात कर लूँ तो बैंकिंग को रिस्ट्रक्चर करने के लिए, बैंकिंग सिस्टम को रिडिफाइन करने के लिए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया था, 10 बैंकों का मर्जर किया था 4 बैंकों के अंदर, राइट। और इस तरीके से इस मर्जर के बाद क्या हुआ कि जो हमारी पब्लिक सेक्टर के बैंक्स 27 होती थी, अब वो आज की डेट में भी कितनी हमारी पब्लिक सेक्टर की बैंक है, सिर्फ 12 पब्लिक सेक्टर की बैंक्स हमारे पास बची हुई हैं। ठीक, तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के नाम अगर मैं बात करूं तो आप सभी जानते होंगे, PNB हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गई, बैंक ऑफ इंडिया हो गई, यूनियन बैंक हो गई, कैनरा बैंक हो गई, इंडियन ओवरसीज़ बैंक हो गई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गई, SBI हो गई। ये सारी वो बैंक्स हैं जो अभी करेंटली वर्किंग में हैं। जैसे मर्जर की अगर बात कर दूँ तो जैसे इलाहाबाद बैंक मर्ज हो गई, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स मर्ज हो गई, तो इस तरह से कई बैंकें हैं जो मर्ज हो चुकी हैं। इज इट क्लियर? तो ये हमारी क्या हो गई, शेड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर की बैंक्स हो गई। यहाँ तो बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक, जिसको हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स मतलब कैसी बैंक हो गई, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हो गई। सो बेसिकली ये वो बैंक्स होती हैं जिनके मेजॉरिटी स्टेक्स जो होते हैं वो किसके पास होते हैं, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होते हैं, मतलब या इन बैंक्स के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास होते हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर्स के पास होते हैं, गवर्नमेंट के पास इनके स्टेक्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी चीज़ें हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर्स की बैंक्स होती हैं ना, इनको ना अब 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक, एक न्यू जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक कहा गया। तो देखिए जो बैंक्स 1991 के बाद अपने ऑपरेशंस में आई, वर्किंग शुरू किया, है ना, तो उनको हमने क्या कहा, न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कहा। और उसके पहले की बैंक जो 1991 से पहले की बैंक्स थी, है ना, उनको हम क्या कहते थे, जो उसके पहले ऑपरेट करती थी उन बैंक को हम ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कहते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, प्राइवेट सेक्टर में भी ओल्ड जनरेशन और न्यू जनरेशन हो चुकी है, क्लियर है। तो हम कुछ एग्जाम्पल दे दें तो जैसे HDFC बैंक क्या है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, एक्सिस बैंक क्या है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, कोटक महिंद्रा, ICICI, बंधन बैंक, येस बैंक, ये सारी की सारी क्या है, प्राइवेट सेक्टर्स बैंक की कैटेगरी में आती हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं किसकी, फॉरेन बैंक्स की। तो शेड्यूल्ड फॉरेन बैंक मतलब फॉरेन बैंक जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कैटेगरी में आते हैं वो कौन है, तो फॉरेन बैंक्स का बेसिकली मतलब होता है कि ये इंटरनेशनल बैंक होती हैं जिनका हेडक्वार्टर तो फॉरेन कंट्रीज़ में होता है पर उनकी ब्रांचेज हमारे इंडिया में ऑपरेट कर रही होती हैं, उन्हीं को हम फॉरेन बैंक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कुछ बैंक्स के अगर मैं नाम लूँ तो HSBC बैंक आपने देखा होगा, कई जगह इनकी ब्रांचेस देखी होगी, सिटी बैंक हो गई, नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक हो गई, अमेरिकन बैंक हो गए, ऐसे बहुत सारी बैंक्स जो हैं हमारी क्या कहलाती हैं, फॉरेन बैंक होती हैं, ठीक है। फिर हमारा एक टर्म आता है रीजनल रूरल बैंक या शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में है RRB आती है। देखिए RRB के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है पर हम यहाँ पे शॉर्ट्स में समझते हैं। देखिए RRB जो है रीजनल रूरल बैंक नरसिम्हा कमेटी की रिकमेंडेशन में 1975 में स्टैबल हुई थी, ठीक है। ये जॉइंटली ओन्ड बैंक होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की और स्पॉन्सर्स बैंक जो होते हैं उनकी ओनरशिप होती है। बेसिकली जो ऑथराइज कैपिटल होती है RRB की वो 5 करोड़ की होती है और अगर मैं इस 5 करोड़ की बात करूँ तो उसको इनके स्टेक्स में जो 3 लोगों की ओनरशिप है ना वो लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया होता है। तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% होता है, स्टेट गवर्नमेंट का 15% होता है और स्पॉन्सर्ड बैंक जो होते हैं उनका 35% होता है, ठीक। इन सब में डिटेल हमने पढ़ाया है कि स्पॉन्सर बैंक वगैरह क्या होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो RRBs स्टेबल की जाती हैं बेसिकली वो स्टेबल इसलिए की जाती हैं कि जो रूरल सेक्टर्स के फार्मर हैं, मतलब रूरल एरियाज़ में जो रहने वाले फार्मर्स हैं या रूरल सेक्टर्स के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, है ना, एग्रीकल्चरल लेबर हैं, जो आर्टिजन्स हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, इनको क्या किया जाए, इनको लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। डोर स्टेप बैंकिंग्स वगैरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। सो बेसिकली जो रूरल एरियाज़ में रहने वाले जो लोग भी हैं उनको जिस तरह की भी बैंकिंग रिक्वायरमेंट होती होगी, जिस तरह की भी बैंकिंग सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती होगी, वो सब बैंकिंग सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, रीजनल रूरल बैंक। मतलब रूरल टच लाने के लिए इन बैंक का रीजनल टच लाने के लिए, लोकल फील्ड लाने के लिए इन बैंक का स्टैब्लिशमेंट किया गया था, क्लियर है।
कुछ बैंक्स के अगर मैं नाम लूँ तो जैसे असम ग्रामीण विकास बैंक हो गया, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक हो गया, पंजाब ग्रामीण बैंक हो गया, ये सारी की सारी आरआरबीज बैंक है। ठीक है, अब फिर यहाँ तक तो हमारे पूरा मतलब कमर्शियल बैंक्स कंप्लीट हो गया। ठीक है, कमर्शियल बैंक में शेड्यूल्ड, नॉन शेड्यूल्ड और शेड्यूल्ड के भी जितने पार्ट हैं वो सब हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब इसके अलावा कौन होता है, तो कमर्शियल बैंक हो गई, फिर हमारी आ जाती है कोऑपरेटिव बैंक की बात कर लेते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होती है। देखिए, कोऑपरेटिव बैंक्स वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है जो ओन्ड की जाती है या ऑपरेट की जाती है अपने मेंबर्स के थ्रू, बेसिकली जो उनके कस्टमर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, वो कस्टमर्स भी हैं और वही उनके मेंबर्स भी हैं। बेसिकली ये जो बैंक होती है वो स्टेबल होती है सोसाइटीज़ के अंदर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अकॉर्डिंग, जो 1912 का एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये स्टैब्लिशमेंट होती है। ये कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग स्टेबल नहीं होती है, किसके अकॉर्डिंग स्टेबल होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अकॉर्डिंग स्टेबल की जाती हैं। और इस तरह की बैंकिंग बेसिकली स्मॉल स्केल बैंकिंग कहलाती है, क्योंकि इनका जो मोटो होता है वो होता है कि ना हमें प्रॉफिट चाहिए ना ही हमें लॉस में काम करना, हम बेसिकली काम कर रहे हैं म्यूचुअल कॉपरेशन के लिए, सेल्फ हेल्प के लिए, है ना, असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए एक दूसरे को, हम इसलिए हेल्प वो बैंक काम कर रहे हैं, बैंकिंग काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव हमारा कोई, प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव हमारा कोई नहीं है, बल्कि लोगों की हेल्प करना, सोसाइटी में हेल्प करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। क्लियर हो गया। सो जो कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम होती है ना, वो टीयर्स में या जो उसका स्ट्रक्चरिंग है ना, वो बेसिकली दो तरीके से हो गया। एक तो अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बैंक हो जाती हैं, एक हमारी रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बैंक हो जाती हैं। अब ये जो रूरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बैंक होती है ना, वो 3 टायर स्ट्रक्चर्स में आती हैं। जैसे कैसे कैसे आती हैं, एक हमारी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होती है, एक हमारी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं, और एक हमारी होती है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ जो विलेज लेवल पे काम करती है बेसिकली। तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हो गई। जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होती है वो बेसिकली इंटरमीडिएट का काम करती है, किसके बीच में, स्टेट और जो विलेज वाली कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके बीच में इंटरमीडिएट का काम करती हैं। और थर्ड हमारी जो है ये वो विलेज लेवल पे जो कोऑपरेटिव बैंक्स स्टेबल होती हैं वो हमारी हो जाती हैं। सो कोऑपरेटिव बैंक्स को अगर मैं मॉनिटर करने की बात करूँ, रेगुलेट करने की बात करूँ, तो कौन करता है, आरबीआई ही करती है। क्लियर है, आरबीआई सबको करती है, इसीलिए वो आरबीआई एपेक्स बॉडी बन के बैठी है। समझ में आई बात। तो ये हमारी कोऑपरेटिव बैंक्स हो गई। फिर हमारी बात आती है डेवलपमेंट बैंक या स्पेशलाइज्ड बैंक के बारे में। देखिए, डेवलपमेंट बैंक या स्पेशलाइज्ड, देखिए नाम से क्लियर हो रहा है कि इस तरह की जो बैंक, इसके अंदर जो बैंक आते हैं वो कौन से बैंक होते हैं, जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए हों। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड बैंक को ही डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, या डेवलपमेंट बैंक को ही हम कहें डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कहा जाता है, टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कहा जाता है। सो बेसिकली ये वो बैंक्स होती हैं जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए इंडस्ट्रीज़ को या इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को लोन प्रोवाइड करती हैं। इज इट क्लियर। तो ये इस तरह के पर्पस के लिए, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए फंड अवेलेबल कराती हैं। इनका काम ही है डेवलपमेंट करना है। सोसाइटी में ये डेवलपमेंट पर्पस के लिए स्टेबल की गई, इंडस्ट्रीज़ को डेवलपमेंट के लिए, आपकी एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए, फॉरेन ट्रेड को डेवलप करने के लिए, तो बेसिकली डेवलपमेंट पर्पस के लिए ही स्टेबल की जाती हैं। तो इस तरह की जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो नीड्स होती है, फाइनेंशियल नीड्स होती है, उसको एडर करती हैं, उसको कंप्लीट करती हैं, उसको ख़त्म करने के पर्पज़ से ये बैंक्स स्टेबल की जाती हैं। तो इनका जो, अगर मैं सपोर्ट बताऊं कि किस सेक्टर्स को ग्रोथ करना है, तो इनके जो सेक्टर्स हैं जिनको हमें हमारी इकोनॉमी में डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उन सेक्टर्स को ये सपोर्ट करती हैं। जैसे एग्रीकल्चर की अगर बात करूं तो वहाँ पे कौन हमारी बैंक आ जाती है, डेवलपमेंट या स्पेशलाइज सेक्टर की बैंक कौन हो गई, हमारी नाबार्ड हो गई। ठीक है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर बन जाएगी, ये जितने भी एग्रीकल्चर बैंक्स हैं उनकी हेड है, मतलब एपेक्स है रूरल एरियाज़ के लिए, नाबार्ड है ना। तो आप इसके बारे में जानते होंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ये है। फिर इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक बनाई गई, जिसमें आती हमारी सिडबी हो गई, आईडीबीआई हो गई। जैसे सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक हो गई, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए बनाई गई। इसी तरह हमारी फॉरेन ट्रेड या एक्सचेंज बैंक है, जिसको हम एग्जिम बैंक कहते हैं, है ना, ये स्टेबल की गई। फिर इसी तरह हाउसिंग के लिए हमारी नेशनल हाउसिंग या एनएचबी स्टेबल की गई। तो ये कैसी बैंक्स थी जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए स्टेबल की गई है, किसी स्पेसिफिक सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए स्टेबल की गई थी। इज इट क्लियर। तो उनको हम उनको हम डेवलपमेंट या स्पेशलाइज्ड बैंक की कैटेगरी में रखते हैं। फिर लास्ट कैटेगरी हमारी आती है मिसलेनियस बैंक या डिफरेंशिएटेड बैंक की बात करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, इनोवेशंस को इंक्लूड करने की, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इंडिया, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को प्रमोट करने के लिए आरबीआई ने डिफरेंशिएटेड बैंक का कॉन्सेप्ट अराइज किया, इंट्रोड्यूस किया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हुम, नचिकेत मोर कमेटी रिपोर्ट, जो कि 2013 में दी गई थी। याद रखिएगा, नचिकेत मोर कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पे ही ये सारी बैंक्स का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। कैसे बैंक्स का, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये नचिकेत मोर कमेटी रिपोर्ट के बेसिस पे ही
किसने, आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था। क्लियर है। सो पहली अगर बात करूँ मैं पेमेंट बैंक की, पेमेंट बैंक क्या होता है, तो पेमेंट बैंक देखिए हमने जो अब आईपीपी पढ़ा है, इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक जहाँ पढ़ा है वहाँ पे मैंने पेमेंट बैंक के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे दिया है। सो बेसिकली जो पेमेंट बैंक्स होती हैं वो स्मॉल सेविंग्स पे, रेमिटेंस पे, पेमेंट्स पे, इन सब पे काम करती हैं। ये इनको बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, ये उधार नहीं दे सकती हैं ना, ये मतलब ये जैसे उधार नहीं बांट सकती हैं। इसके अलावा ये जो आपका फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह होता है ये नहीं करती हैं। हर एक इंडिविजुअल के लिए लिमिट इनका है कि कितना बैलेंस हो सकता है। 2 लाख बैलेंस, पहले 1 लाख था फिर 2 लाख किया गया इस बैलेंस को। ठीक है। आज अगर एग्जांपल की बात करें किस तरह की पेमेंट बैंक्स हमारी इंडिया में अवेलेबल हैं, तो पेटीएम हो गया, पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपी जिसे मैं कहती हूँ, ये पोस्टल पेमेंट बैंक भी कहा जाता है इसे, तो ये बैंक हो गई, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गई, जियो की पेमेंट बैंक हो गई, ये सारी क्या है हमारी पेमेंट बैंक है और आप इन सब के बारे में सुने होंगे। क्लियर है। फिर हमारी एक डिफरेंशिएटेड बैंक आती है स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो बेसिकली ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होती हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है। इनकी मिनिमम कैपिटल 100 करोड़ की होनी चाहिए, तभी ये एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिया में स्टेबल कर सकती हैं। 100 करोड़ की मिनिमम कैपिटल इनकी होनी चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है। ये जो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं वो स्मॉल बिजनेस को या लो इनकम ग्रुप के लोगों को प्रोवाइड करती हैं। बेसिकली ये भी पहले ना रूरल सेक्टर्स में ही काम करती थी, मतलब इस तरीके से काम करती थी कि कहीं ना कहीं हम ज़्यादातर लोगों को कनेक्ट कर पाएँ। फाइनेंशियल इंक्लूजन मेन मोटिव है बेसिकली इन सारी बैंकों के पीछे, कि हम सबको डिजिटलाइज कर सकें, सबको बैंकिंग सेक्टर से जोड़ सकें, है ना। इस चीज़ों से इन चीज़ों के पर्पज़ के लिए इन सबको स्टेबल किया गया था। तो ये क्या, अगर मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के एग्जांपल्स की अगर बात करूँ तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उज्जीवन है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक और भी बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स स्टेबल है हमारे इंडिया में। ठीक है। तो ये इस तरह से ये सारी हमारे टाइप्स ऑफ बैंक आ गए। अच्छा, इसके अलावा जैसे कहीं कहीं जगह पे आपको देखने को मिलेगा इन्वेस्टमेंट बैंक, कहीं लिखा रहेगा कि यूनिवर्सल बैंक, तो आप इसको समझिएगा। इन्वेस्टमेंट बैंक मीन्स क्या, जो हमारी स्टॉक मार्केट में हेल्प करती हैं, मतलब आईपीओ लाना है, मर्जर करना है, इस तरह के जो काम करना, तो उनमें जो बैंक्स हमें हेल्प करती हैं सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग वगैरह के लिए, वो सारी बैंक्स क्या कहलाते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक। अब वो कौन है, वो एचडीएफसी हो सकती है, आईसीआईसीआई हो सकती है, एसबीआई हो सकती है। तो इसीलिए आप इस तरह की बैंक्स को प्लीज़ कैटेगरीज, टाइप्स ऑफ बैंक की कैटेगरी में मत डालिएगा, क्योंकि ये बेसिकली यही बैंक्स हैं जो ये सारे वर्क भी करती हैं। ठीक है। इन्वेस्टमेंट वगैरह का वर्क करेंगी। अब यूनिवर्सल बैंक वो इन्वेस्टमेंट वाला भी काम करेगी और कमर्शियल वाला भी काम करेगी, जैसे मैंने कहा ना एचडीएफसी बैंक, तो ये दोनों काम कर रही है ना। इस तरह से यही सब बैंक होते हैं, तो इनको अलग कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है, तो नाम देने की बात हो गई। मतलब प्रॉपर्ली अगर मैं बात करूँ तो इतने ही टाइप्स ऑफ बैंक्स होते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।